हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम यूनिट नंबर 3 में हैं और शेड्यूलिंग के बारे में बात कर रहे थे। लगभग सभी तरह की शेड्यूलिंग के बारे में बात कर चुके हैं, न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एंड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के बारे में। शॉर्ट में इसे MLQ भी कहते हैं या फिर मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, इसे शॉर्ट में MLFQ भी कहते हैं। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, MLFQ। इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन दी मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एंड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। तो एक तरीके से बात करेंगे एक स्लाइड के अंदर, अगर 2 नंबर या 5 नंबर या 10 नंबर में आ जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एंड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, तो हम एक डिफरेंस के बारे में बात करेंगे जिससे कि हम एग्जाम के अंदर लिख पाएँ। और सबसे लास्ट जो रहेगा हमारा शेड्यूलिंग का, दैट विल बी द मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग। मल्टी प्रोसेसर, जितनी भी शेड्यूलिंग हमने इससे ऊपर बात की, दीज ऑल वर सिंगल प्रोसेसर शेड्यूलिंग। और इसके बाद अगर मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग की बात करते हैं, जैसे नाम से पता लग रहा है, एक ऐसी शेड्यूलिंग जो मल्टीपल प्रोसेसर्स के लिए इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग में, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कंप्लीट लेक्चर है जिसमें हम शेड्यूलिंग, जो हमारी एरिया है, शेड्यूलिंग स्कीम्स हैं, शेड्यूलिंग सीपीयू शेड्यूलिंग, जो हमारी एल्गोरिथम्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। और बिल्कुल इस लेक्चर के बाद जो हमारा थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है डेडलॉक, उस पे हम बात करना शुरू कर देंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं जो इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर हम 2014-15 की बात करें, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। तो ये ऑलरेडी हमने FCFS कर लिया है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कर लिया है, SJFA किया है, उसका जो प्रीएम्प्टिव वर्जन है SRTN के बारे में बात कर चुके हैं, राउंड रॉबिन जो कि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की कैटेगरी में आती है। तो मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट that what is the difference between preemptive and non preemptive scheduling algorithm। और इसका डिफरेंस भी हमने बात कर ली है। डिफरेंस क्या है? स्टेट व्हाई स्ट्रिक्ट नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज अनलाइकली टू बी यूज्ड इन कंप्यूटर सेंटर। कंप्यूटर सेंटर लिख दिया है क्वेश्चन में, शायद ये कंप्यूटर्स कहना चाह रहे थे। व्हाई स्ट्रिक्ट नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज अनलाइकली टू बी यूज्ड, कि हम क्यों नॉन प्रीएम्प्टिव को नहीं यूज करना चाहते हैं, प्रीएम्प्टिव को यूज करना चाहते हैं। एक्सप्लेन दी ऑपरेशन ऑफ मल्टी लेवल शेड्यूलिंग। तो मैं इस लेक्चर के अंदर इस क्वेश्चन का आपको सीधे सीधे आंसर बताऊंगा, जिससे कि आप एग्जाम में उसे लिख पाएं। और इसके बारे में तो हम डिस्कशन कर ही लेंगे कि एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ मल्टी लेवल शेड्यूलिंग। ये तो लेक्चर ही इसलिए है कि वी हैव टू डिस्कस अबाउट टू टाइप ऑफ शेड्यूलिंग, व्हाट इज वन इज मल्टी लेवल शेड्यूलिंग एंड सेकंड वन इज मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। तो 2014-15 में 10 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया है। आगे देखते हैं। एक्सप्लेन दी फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग और दूसरा है मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग। इसीलिए मैंने इस यूनिट के अंदर रखा है, इस लेक्चर में रखा हुआ है कि सबसे लास्ट में हम इस टॉपिक को खत्म करते हुए विल डिस्कस अबाउट दी मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग। दो तरह की बात करेंगे, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, तो इसके अंदर हम बात करेंगे। तो देखिए 2014-15 में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग के बारे में लिखना है 5 नंबर में, और 5 नंबर में आपको लिखना है मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग के बारे में। 2015-16 में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन दी मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। तो यही क्वेश्चन कभी 2 नंबर का पूछा जा रहा है, कभी 5 नंबर का पूछा जा रहा है, कभी वो 10 नंबर का पूछा जा रहा है। तो आपको उसी तरीके से प्रिपेयर रहना है, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतना ही आपको काम करना है। 15-16 में 2 नंबर का एक क्वेश्चन और आया इससे रिलेटेड, दैट इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग डिफरेंट टाइम क्वांटम साइज ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ मल्टी लेवल क्यूइंग सिस्टम। तो इसका भी आंसर मैं आपको दूंगा कि कैसे, क्यों हम मल्टी लेवल, जब क्यूइंग सिस्टम की बात करते हैं, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग की बात करते हैं, तो उसके जो डिफरेंट लेवल हैं उसमें अलग अलग टाइम क्वांटम रखने से हमें क्या बेनिफिट होता है। 2 नंबर में पूछा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और एक क्वेश्चन और है, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, वो और फिक्स पार्टीशनिंग एंड वर्सेस वेरिएबल पार्टीशनिंग। तो ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, ये क्वेश्चन मेमोरी का है विच इज पार्ट ऑफ 4th यूनिट। लेकिन यहाँ का जो क्वेश्चन है इसलिए मैंने रखा है क्योंकि इस क्वेश्चन में मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग के बारे में पूछा गया है और ये 2022-23 में बिल्कुल लेटेस्ट जो पेपर है 10 नंबर का पूछा गया है। तो अगेन वी कैन से मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग का क्वेश्चन जो है कितने नंबर का आया, 5 नंबर का आया। तो इसीलिए मैंने ये टारगेट रखा है कि इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग
Then we will discuss about the advanced version of multi-level queue scheduling, that is known as multi-level feedback queue scheduling. Then we will see what is the difference between MLQ and LFQ, एक टेबल की फॉर्म में पढ़ लेंगे. And then we will discuss about multi-processor शेड्यूलिंग एंड वी विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस, जो 2-3 अलग तरह के क्वेश्चन है वो भी इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, जिससे कि इसके जो बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सीपीयू शेड्यूलिंग जो तीसरी यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक होगा. और वो लास्ट टॉपिक कौन सा होगा? दैट इज डेडलॉक. ठीक है, वो इस यूनिट का लास्ट लेक्चर होगा. लास्ट लेक्चर का मतलब है लास्ट टॉपिक, यू कैन से. लास्ट लेक्चर मींस लास्ट टॉपिक, क्योंकि लेक्चर को टॉपिक को कंप्लीट करने में तो 3 to 4 लेक्चर्स लगेंगे, क्योंकि 4 तरह से हम इसको पढ़ते हैं कि प्रिवेंशन का क्या मतलब है, अवॉइडेंस का क्या मतलब है, और एक कुछ एल्गोरिथम्स इसके अंदर होती हैं, रिकवरी का क्या मतलब है, तो वो टाइम लगेगा. अदरवाइज दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज डेडलॉक. चलिए बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के बारे में. तो देखिए कॉन्सेप्ट कहां से आया, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग. मल्टी लेवल मतलब एक से ज्यादा मल्टी लेवल, एक से ज्यादा क्यू. कौन सी क्यू? रेडी क्यू. अब तक जितनी भी आपने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में डिस्कशन किया उन सभी में एक ही रेडी क्यू था. वेदर इट इज राउंड रॉबिन, एक ही रेडी क्यू था. एफसीएफएस में तो एक ही रेडी क्यू था. प्रायोरिटी में भी एक ही रेडी क्यू था. मतलब अब से पहले आपने जितनी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा उन समय केवल एक ही रेडी क्यू बनती थी. प्रोसेस किसी भी टाइप का हो, कभी हमने ध्यान नहीं दिया इस बात पे. एक प्रोसेस है जिसकी प्रॉपर्टी दूसरे प्रोसेस की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है. जैसे कुछ प्रोसेस तो हैं सिस्टम प्रोसेस टाइप के हैं, कुछ प्रोसेस है जो इंटरेक्टिव प्रोसेस हैं, कुछ प्रोसेस हैं जो बैच प्रोसेसेस हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्टूडेंट प्रोसेसेस हैं. यानी कि डिफरेंट टाइप के प्रोसेस हैं और रेडी क्यू केवल एक ही बनाया हमने. समझ रहे हैं बात? तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? दिस इज इन मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग. एक तरह के प्रोसेस की एक क्यू बनाइए. एक तरह का मतलब जिनका बिहेवियर एक तरह का है, जिनकी वर्किंग एक तरह की है, जिनकी रिक्वायरमेंट एक तरह की है, उन्हें एक क्यू में रखिए और एक से ज्यादा क्यू बनाइए. ऐसा क्यों है कि जैसे कोई बैच प्रोसेस है तो आप उस पर राउंड रॉबिन क्यों लगा रहे हैं? बैच प्रोसेस है तो जनरली हम लगाते हैं उसके ऊपर कौन सा? एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. जो इंटरेक्टिव प्रोसेस है हम उसके ऊपर कौन सा हम लगाएं? राउंड रॉबिन एल्गोरिथम लगाएं. सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी हाई होती है? सिस्टम प्रोसेस की होती है. तो सिस्टम प्रोसेस को एक क्यू में रखें. जो इंटरेक्टिव प्रोसेस है उनको एक क्यू में रखें. जो ब्रेथ प्रोसेस है, जो बैकग्राउंड टाइप के प्रोसेसेस हैं, उनको अलग क्यू में रखें. सबके लिए एक क्यू बनाने की जरूरत नहीं है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग. तो इसको पढ़ने से पहले मैं एक डायग्राम आपको दिखा देता हूं. इस डायग्राम से बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी. क्या पिक्चर है कि मेरे पास वी हैव मल्टीपल क्यूज, मल्टीपल रेडी क्यूज, रेडी क्यू 1, रेडी क्यू 2, रेडी क्यू 3. तो जो प्रोसेस सिस्टम प्रोसेस की कैटेगरी में आता है वो हमने एक क्यू में रख लिए सारे. एक से ज्यादा हो सकते हैं, P1, P2, P3 एंड सो ऑन. जो फोरग्राउंड टाइप के प्रोसेसेस हैं, फोरग्राउंड कौन से होते हैं? जो इंटरेक्टिव प्रोसेस होते हैं, जैसे यूजर की एप्लीकेशन होती है, वो सारे प्रोसेस हमने एक क्यू के अंदर रख लिए. और जो बैच प्रोसेसेस हैं, जो बैकग्राउंड टाइप के प्रोसेसेस हैं, जिसमें केवल एक इनपुट देना होता है और कुछ समय के लिए हम वेट करते हैं, वी गेट द आउटपुट. इंटरेक्शन इज नॉट देयर, इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट विल नॉट बी प्रोवाइडेड देयर, जस्ट एज वी हैव डिस्कस्ड इन द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. तो उसमें जो प्रोसेसेस हुआ करते थे वो बैच प्रोसेसेस कैटेगरी में आते थे. तो वी हैव मल्टीपल क्यूज और मल्टीपल क्यू में उसका अपना एक शेड्यूलिंग भी डिसाइडेड है. जैसे एक है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, आपने किस पे लगा दिया? ये जो सिस्टम प्रोसेसेस हैं उस पे राउंड रॉबिन लगा दिया. फोरग्राउंड टाइप के जो प्रोसेस है उस पे एफसीएफएस लगा दिया. बैकग्राउंड टाइप के जो प्रोसेसेस हैं उस पे एसजीएफ लगा दिया. कोई भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं आपको इस पे यही लगाना है, कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन एक क्यू के ऊपर एक टाइप का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगा. ठीक है. और सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी होगी? जो सिस्टम टाइप के प्रोसेसेस होंगे उनकी हाई प्रायोरिटी होगी. सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? जो बैकग्राउंड टाइप के प्रोसेसेस हैं, जो बैच प्रोसेसेस कैटेगरी में आते हैं, उनकी जो प्रायोरिटी होगी लोएस्ट होगी. फिर आएंगे डायग्राम पे, वापस आते हैं. कॉन्सेप्ट हम समझ गए, सिंपल कॉन्सेप्ट है. इन दिस शेड्यूलिंग प्रोसेसेस आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स. हम प्रोसेसेस को किस में डिवाइड करते हैं? ग्रुप में करते हैं. जनरली जो ग्रुप है वो कौन कौन सा है? फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और यू कैन से सम सिस्टम प्रोसेस और रियल टाइम प्रोसेसेस. हम क्या करते हैं? प्रोसेसेस को ग्रुप में डिवाइड करते हैं. These types of processes have different response time requirements and so may have different scheduling needs. क्योंकि ये different type के process हैं, सबकी requirement जो है response time वो different है. किसी को जल्दी response चाहिए, किसी का देर में भी काम चल जाए. जैसे real time processes हैं
उनका रेस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बैच प्रोसेसेस हैं, वहाँ रेस्पॉन्स टाइम का मतलब नहीं, वहाँ पे तो इनपुट प्रोवाइड किया, इंटरेक्शन नहीं है, आउटपुट हमारे पास आना चाहिए, वो बैच प्रोसेसेस टाइप के प्रोसेसेस हैं। तो कहना दीज टाइप ऑफ प्रोसेसेस हैव डिफरेंट रेस्पॉन्स टाइम रिक्वायरमेंट्स एंड सो मे हैव डिफरेंट शेड्यूलिंग। सबकी जो शेड्यूलिंग रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। इन एडिशन फोरग्राउंड प्रोसेस में हैव प्रायोरिटी ओवर बैकग्राउंड प्रोसेस। जो फोरग्राउंड प्रोसेस हैं, जो इंटरेक्टिव प्रोसेस हैं, उनकी प्रायोरिटी हाई होती है इन कंपैरिजन टू बैकग्राउंड प्रोसेसेस। ए मल्टी लेवल क्यू शेड्यूल एल्गोरिथम पार्टीशंस, जो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग है जिसमें हम अलग अलग क्यू बनाते हैं अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस के लिए, partitions the ready queue into several separate queues। उसमें हम बहुत सारी several separate queues बनाते हैं। In other scheduling these there was only one ready queue for all the process। जो पहले हमने पढ़ा, जितनी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में हम डिस्कशन किया, उसमें जो रेडी क्यू थी उसमें हमेशा एक ही बनती थी। उसमें हमारा ये कंसिडरेशन नहीं था कि किस टाइप के प्रोसेस के लिए अलग क्यू बनाना, नहीं, एक ही था। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में ऐसा करते हैं कि डिफरेंट टाइप के प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट शेड्यूलिंग रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से हम अलग अलग क्यूज बनाते हैं, रेडी क्यू बनाते हैं। अब आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि हाईएस्ट प्रोसेस की जो प्रायोरिटी होती है वो प्रोसेस किस में होते हैं। यू कैन से सिस्टम प्रोसेस, ऑब्वियसली। जैसे कोई इंटरप्ट आ जाता है और किसी बैकग्राउंड प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो पहले सर्विस किसे प्रोवाइड करोगे, आप इंटरप्ट को सर्विस प्रोवाइड करोगे। जो फोरग्राउंड प्रोसेस है उनकी जो प्रायोरिटी है वो मिडिल होती है, और सबसे जो कम प्रायोरिटी होती है बैकग्राउंड प्रोसेसेस की होती है। तो इस तरीके से प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं, यानी कि डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करेंगे, डिफरेंट क्यूज के लिए करेंगे, ठीक है। अब जैसे कोई प्रोसेस इसमें आ जाता है, उसका एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले प्रोसेस किसके एग्जीक्यूट होंगे, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी। सपोज एक प्रोसेस यहाँ एग्जीक्यूट हुआ, फिर दूसरा प्रोसेस आ गया, वो भी हाई प्रायोरिटी का आ गया, उसका एग्जीक्यूशन हो गया, फिर तीसरा प्रोसेस आ गया, वो इस प्रायोरिटी का है, जो फोरग्राउंड टाइप का प्रोसेस वो इसमें आया, वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जो क्यू होगी वो एम्प्टी होगी। इसके प्रोसेसेस कब एग्जीक्यूट होंगे, जब ये भी एम्प्टी होगा, ये भी एम्प्टी होगा, तब इसका चांस आएगा। तो एक प्रॉब्लम आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, दैट इज स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या है कि हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस आते रहेंगे और वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे, हायर प्रायोरिटी के प्रोसेस आते रहेंगे, वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे, लेकिन लो प्रायोरिटी प्रोसेस को कभी चांस नहीं मिला एग्जीक्यूशन के लिए। सपोज ये क्यू भी एम्प्टी है, ये क्यू भी एम्प्टी है, यहाँ पे एक प्रोसेस है, उसे सीपीयू पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, लेकिन जैसे ही वो स्टार्ट हुआ फिर से एक हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, तो सीपीयू उसे रिलिंक्विश यानी कि छोड़ देगा, वापस रेडी क्यू में चला जाएगा और हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, दैट इज मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में। आपने देख लिया कि मल्टी लेवल का क्या मतलब है, हम अलग अलग क्यूज क्यू बनाते हैं, डिफरेंट टाइप की क्यूज क्यू बनाते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है और किस बेस पे हम क्यू को बनाते हैं, प्रायोरिटी हाई किसकी होती है, लोएस्ट किसकी होती है, और ड्रॉबैक भी आपने देख लिया, देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन। पढ़ लेते हैं एक बार। सम की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग क्या है। मल्टीपल क्यूज होती हैं, समझ गए हम लोग, मल्टीपल क्यूज होती हैं, हर एक क्यूज का अपना एक बिहेवियर होता है, उसके बेसिस पे जो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं उन्हें अलग अलग क्यू में प्लेस करते हैं। प्रायोरिटी असाइनमेंट होता है, बिल्कुल ठीक है, जो सिस्टम प्रोसेसेस होते हैं उनकी प्रायोरिटी हाई होती है, जो फोरग्राउंड जो बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं उनकी प्रायोरिटी कम होती है। प्रीएम्पशन, बिल्कुल प्रीएम्पशन है, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि जैसे इसका चांस कब आएगा, इस क्यू के प्रोसेस का चांस कब आएगा, जब ये भी एम्प्टी होगा, ये भी एम्प्टी होगा, तब इसका चांस आएगा, ये एग्जीक्यूशन शुरू करेगा। लेकिन जैसे ही इसके प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा है, अगर कोई प्रोसेस हाई प्रायोरिटी का आ जाता है, इस वाली क्यू में आ जाता है, तो वो इस वाले क्यू का जो प्रोसेस चल रहा था प्रोसेस का, उसे प्रीएम्प्ट कर देगा, वापस रेडी क्यू में भेज देगा और इसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो यही बात यहाँ पे है, प्रीएम्पशन इज अलाउड इन एमएल क्यू शेड्यूलिंग which means a higher priority process, वो प्रोसेस जो हायर प्रायोरिटी का है, can preempt a lower priority process and the CPU is allocated to the higher priority process। ठीक है, बात आ रही है समझ में, आगे बढ़ते हैं। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, हर एक का अपना एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। फॉर एग्जांपल राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में बी यूज फॉर इंटरेक्टिव प्रोसेस, while फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग में बी यूज फॉर बैच प्रोसेस। इट डिपेंड ऑन यू कि किस टाइप के प्रोसेस के लिए, किस क्यू के लिए आप कौन सी एल्गोरिथम लगाते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, लो शेड्यूलिंग ओवरहेड है। क्यों है भाई लो शेड्यूलिंग ओवरहेड, क्योंकि एक बार आपने जो क्यू बना दी, आपने एक बार असाइन कर दिया कि इस क्यू के ऊपर यही शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगेगी, तो बार बार आपको शेड्यूलिंग एल्गोरिथम किसी एक पर्टिकुलर क्यू के लिए चेंज करने का ओवरहेड नहीं होगा। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ सीपीयू टाइम, ऑब्वियसली
जब प्रायोरिटी क्यू में जो प्रोसेस हैं, जब प्रायोरिटी वाली जो क्यू है उसमें प्रोसेस हैं एग्जीक्यूट होते रहेंगे, जैसे ही वो प्रोसेस खत्म होंगे तो दूसरी क्यू के प्रोसेस एग्जीक्यूट होते रहेंगे, वो खत्म होंगे तो तीसरी क्यू के प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे। जैसे ही कोई प्रोसेस हायर प्रायोरिटी में आ जाएगा तो सीपीयू आइडल नहीं बैठेगा, वो सीपीयू उसे जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था वापस रेडी क्यू में लगाएगा और हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। कस्टमाइजेबल है बिल्कुल, किस प्रोसेस को किस क्यू में रखना है, किस बिहेवियर का है, ये कस्टमाइजेबल है। द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन बी कस्टमाइज्ड टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द different type of processes. Different scheduling algorithm can be used for each queue depending on the requirement of the processes in that queue. ये डिसीजन इंप्लीमेंटर को लेना है कि किस क्यू पे कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाई जाए, ये कस्टमाइजेबल है। प्रायोरिटाइजेशन बिल्कुल है, प्रायोरिटीज आर असाइन्ड टू प्रोसेसेस बेस्ड ऑन देयर टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस व्हिच इंश्योर्स दैट इंपॉर्टेंट प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड इन टाइमली मैनर। जो हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस हैं क्योंकि उनको टाइमली एग्जीक्यूट करना है, सपोज हाई प्रायोरिटी में बात करता हूँ रियल टाइम प्रोसेसेस हैं, तो आपको मालूम है रियल टाइम प्रोसेसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है दैट इज एग्जीक्यूशन टाइम। बिल्कुल टाइम लिमिटेशन के अंदर आपको वो एग्जीक्यूट करना है, तो आपको उसके हायर प्रायोरिटी प्रोसेस के अंदर क्यू के अंदर रेडी क्यू के अंदर एडजस्ट करना चाहिए। प्रीएम्पशन है, बिल्कुल प्रीएम्पशन है। प्रीएम्पशन जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है वो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस को प्रीएम्प्ट कर सकता है। ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या डिसएडवांटेज हैं? सबसे पहले तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? मैनेजिंग मल्टीपल क्यूज विद डिफरेंट प्रायोरिटी लेवल्स एंड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स एड्स कॉम्प्लेक्सिटी टू द शेड्यूलर इंप्लीमेंटेशन। अगर प्रीवियस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से मैं कंपेयर करूं जिसमें हर एक में केवल एक ही रेडी क्यू होता था और एक रेडी क्यू पे एक ही शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हुआ करता था, यहां पे बहुत सारी रेडी क्यू हैं और हर रेडी क्यू पे एक अलग टाइप का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इंप्लीमेंटेशन है। तो इन दैट टर्म यू कैन से दिस इज कॉम्प्लेक्स इन कंपैरिजन टू अदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। स्टारवेशन मैंने आपको बता दिया, हायर प्रायोरिटी के प्रोसेस आते रहेंगे, लोअर प्रायोरिटी को कभी भी चांस नहीं मिलेगा। ओवरहेड किस बात का है? मैनेजिंग मल्टीपल क्यूज एंड परफॉर्मिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन देम कैन इंट्रोड्यूस ओवरहेड रिड्यूसिंग ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। कैसे हुआ कॉन्टेक्स्ट स्विच? लोअर प्रायोरिटी के प्रोसेस को चांस मिला, सीपीयू पे एग्जीक्यूशन करना शुरू किया, लेकिन एकदम से एक हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया तो यू हैव टू परफॉर्म द कॉन्टेक्स्ट स्विच, यानी कि प्रोसेस को वापस स्टोर करना पड़ेगा और दूसरे प्रोसेस को रीस्टोर करना पड़ेगा। दिस इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड दिस इज द ओवरहेड बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब ये सारे जो ड्रॉबैक हैं इनको ओवरकम करने का जो तरीका है वो नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, दैट इज मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल फीडबैक ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक। जो पहले वाली जो एल्गोरिथम है जिसमें केवल मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग है, उसमें एक प्रोसेस दूसरी क्यू में, एक प्रोसेस एक क्यू से दूसरी क्यू में माइग्रेट नहीं कर सकता। अगर एक प्रोसेस हाई प्रायोरिटी में आ गया है और वो सीपीयू बाउंड प्रोसेस है, यानी कि उसका सीपीयू बाउंड बहुत ज्यादा है, सीपीयू के लिए बहुत देर वेट करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? उस स्टारवेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें उस प्रोसेस को यहां से दूसरी प्रायोरिटी में यानी कि दूसरी क्यू में ट्रांसफर कर देना चाहिए। अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जो लो प्रायोरिटी होने की वजह से कभी उसे चांस ही नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या परफॉर्म करना चाहिए? एजिंग परफॉर्म करना चाहिए और उसे हमें लोअर प्रायोरिटी से हायर प्रायोरिटी प्रोसेस के अंदर शिफ्ट कर देना चाहिए। देख लेते हैं। इन मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जो इससे पहले वाली थी, प्रोसेसेस आर परमानेंटली असाइन्ड टू क्यू व्हेन दे एंटर द सिस्टम। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि एक प्रोसेस किस क्यू में जाएगा, कभी भी थ्रू आउट द सिस्टम वो अपनी क्यू को कभी भी चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस है, अगर कोई बैच प्रोसेस है, तो वो लोअर प्रायोरिटी में ही रहेगा, भले उसका चांस आए या फिर ना आए। लेकिन मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग इज लाइक मल्टी लेवल क्यू, उसी की तरह है, बट इन दिस प्रोसेस कैन मूव बिटवीन द क्यूज। बस आप समझ लीजिए ये मेन डिफरेंस है। इसमें जो प्रोसेस है स्टारवेशन को रोकने के लिए, जो प्रोसेस ब्लॉकिंग है, इंडेफिनिट ब्लॉकिंग है, जिसमें लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस का चांस नहीं आता है, तो प्रोसेस कैन मूव बिटवीन द क्यूज। प्रोसेस एक क्यू से दूसरी क्यू में जा सकता है, यानी कि प्रोसेस माइग्रेशन, प्रोसेस प्रमोशन, प्रोसेस डिमोशन बोथ आर पॉसिबल। ठीक है। The idea is to separate processes according to the characteristic of their CPU। ये पहले भी था। क्या आइडिया है? आप सेपरेट करते हैं प्रोसेसेस को अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सीपीयू बस। आप मल्टीपल क्यू बनाते हैं। क्या आइडिया है? मल्टीपल क्यू बनाते हैं, अलग अलग क्यू में अलग अलग टाइप के प्रोसेस को रखते हैं। इफ ए प्रोसेस यूजेस टू मच सीपीयू टाइम, अभी मैंने एग्जांपल लिया, एक प्रोसेस ऐसा है जो बहुत ज्यादा सीपीयू टाइम लेता है, यानी कि कैसा टाइप है? सीपीयू बाउंड प्रोसेस है,
इट विल बी मूव टू ए लोअर प्रायोरिटी क्यू, तो उसे वहां से कहां ले आइए, लोअर प्रायोरिटी में ले आइए। इन एडिशन ए प्रोसेस दैट वेस्ट टू लॉन्ग इन ए लोअर प्रायोरिटी क्यू, अगर बहुत देर से लोअर प्रायोरिटी क्यू में वेट कर रहा है, मे बी मूव टू अ हायर प्रायोरिटी क्यू, दिस फॉर्म ऑफ एजिंग प्रिवेंट्स स्टारवेशन। यानी कि दोनों ही बातें हैं। एक प्रोसेस ऐसा है जो बहुत सीपीयू को बाउंड करके रखा हुआ है, क्योंकि उसका जो सीपीयू बाउंड बहुत ज्यादा है, तो आप उसे नीचे लेके आइए। और एक प्रोसेस ऐसा है जिसका कभी चांस नहीं आ रहा, तो आप उसे ऊपर लेके आइए। यानी कि प्रोसेस प्रमोशन एंड डिमोशन बहुत आर पॉसिबल। क्या फीचर्स हैं? उसी तरीके से मल्टीपल क्यूज होती हैं, हाँ इसमें मल्टीपल क्यूज होती हैं। प्रायोरिटीज एडजस्टमेंट डायनेमिकली, दिस इज द डिफरेंस। वहां पे भी प्रायोरिटी थी लेकिन वो स्टैटिक था, यहाँ पे डायनेमिक है। आप बिहेवियर के अकॉर्डिंग डायनेमिकली आप प्रोसेस की प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं मतलब उसे हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी में, लोअर प्रायोरिटी से हायर प्रायोरिटी में माइग्रेट करा सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, द प्रायोरिटी ऑफ ए प्रोसेस कैन बी एडजस्टेड डायनेमिकली बेस्ड ऑन इट्स बिहेवियर। Higher priority processes are given more CPU time and lower priority processes are given less. दूसरा क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक कि किस टाइप का बिहेवियर है, वो ज्यादा सीपीयू बाउंड प्रोसेस है, इनपुट आउटपुट बाउंड टाइप का प्रोसेस है, प्रोसेस कैन माइग्रेट फ्रॉम वन क्यू टू अनदर क्यू। एमएलएफक्यू शेड्यूलिंग यूजेस ए फीडबैक मैकेनिज्म, ये वहां नहीं था, फीडबैक मैकेनिज्म की बेस पे टू एडजस्ट द प्रायोरिटी ऑफ ए प्रोसेस बेस्ड ऑन इट बिहेवियर over time. For example, if a process in a lower priority queue uses up its time slice, अपनी टाइम स्लाइस को वो अगर यूज कर चुका है, सपोज राउंड रॉबिन लगाइए आपने, नेक्स्ट डायग्राम देखिए, सपोज एक प्रोसेस जो है जो उसने यहां पे एग्जीक्यूट हुआ और वो लोअर प्रायोरिटी का प्रोसेस है, अपनी जो प्राइम क्वांटम है 2 वो एग्जीक्यूट कर चुका है, तो फिर वो वहां से कहां आना चाहिए, वो आपकी हायर प्रायोरिटी क्यू में जहां टाइम क्वांटम 3 यहां जाना चाहिए। यहां से फिर यहां माइग्रेट कर सकता है, यहां से फिर यहां माइग्रेट कर सकता है। इसी तरह जो हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस है वो यहां माइग्रेट कर सकता है, देखिए दोनों एरो लगाए हैं मैंने, वो यहां माइग्रेट कर सकता है, यहां माइग्रेट कर सकता है, यहां माइग्रेट, यानी कि लोअर टू हायर, हायर टू लोअर ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक। तो MLFQ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग यूजेस ए फीडबैक मैकेनिज्म टू एडजस्ट द प्रायोरिटी ऑफ ए प्रोसेस बेस्ड ऑन इट्स बिहेवियर ओवर द टाइम। फॉर एग्जांपल, इफ ए प्रोसेस इन ए लोअर प्रायोरिटी क्यू uses up its time slice, अपना पूरा टाइम पूरा कंप्लीट कर ले, इट मे बी मूव टू अ हायर प्रायोरिटी क्यू टू एंश्योर इट्स गेट मोर सीपीयू टाइम। जिससे कि वो अभी मान लीजिए एक प्रोसेस आया जिसे कितने की रिक्वायरमेंट है, सपोज 5 टाइम क्वांटम की रिक्वायरमेंट है, 5 यूनिट ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट, तो 2 हो गया, बाकी 3 कहां हो सकता है, वो अगर माइग्रेट होगा अपर में तो इस 3 का यूज करके वो कंप्लीट हो सकता है, और कंप्लीट हो जाएगा तो बाहर चला जाएगा, कंप्लीट होगा तो बाहर चला जाएगा, उसका टाइम क्वांटम कंप्लीट होगा तो बाहर चला जाएगा, अदरवाइज वो अप और हायर में माइग्रेट हो जाएगा। प्रीएम्पशन की बिल्कुल फैसिलिटी है। प्रीएम्पशन इज अलाउड इन एमएलएफक्यू शेड्यूलिंग, मीनिंग दैट ए हायर प्रायोरिटी प्रोसेस कैन प्रीएम्प्ट ए लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस टू गेट द सीपीयू टाइम इट्स नीड। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में होता है। तो सारी बातें बराबर हैं, डिफरेंस क्या है, उसमें प्रोसेस माइग्रेशन नॉट पॉसिबल, इसमें प्रोसेस माइग्रेशन पॉसिबल है। उसमें क्या हो सकता है, उसमें जो प्रीएम्पशन है उसमें प्रीएम्पशन भी हो सकता है, इसमें प्रीएम्पशन हो सकता है। उसमें कौन सी प्रॉब्लम थी, स्टारवेशन की प्रॉब्लम थी, यहाँ पे स्टारवेशन की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे स्टारवेशन का सॉल्यूशन है, दैट इज एजिंग। ये डायग्राम आपने देख लिया, ये डायग्राम में एक्सप्लेन कर चुका, दिस इज फॉर मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। ये डायग्राम एग्जाम में बनाइएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इन जनरल ए मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलर इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स। क्या है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ क्यूज होती हैं, दोनों में होती हैं, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में भी होती है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग में, दोनों में मल्टीपल क्यूज होती हैं। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, फिर ईच क्यू, हर एक क्यू का अपना एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है। द मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन व्हेन टू अपग्रेड और प्रोसेस टू द हायर प्रायोरिटी क्यू, ये मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में नहीं होता है। यहाँ पे है ये कि एक ऐसा मेथड होगा कब प्रोसेस को अपग्रेड करना है, एक ऐसा मेथड होगा जब कब प्रोसेस को डिमोट करना है, यानी कि हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी में लाना, लोअर से हायर प्रायोरिटी में ले जाना है। और तीसरी बात है दी मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन व्हिच क्यू ए प्रोसेस विल एंटर व्हेन दैट प्रोसेस नीड्स सर्विस, यानी कि एक प्रोसेस किस क्यू में जाना चाहिए, ये सारी फैसिलिटी उसमें भी थी और इसमें भी है। लेकिन दो बातें, एक तो अपग्रेडेशन की और एक डिमोशन की सर्विस जो है वो किसमें अवेलेबल है, स्टारवेशन को दूर करने के लिए किसमें अवेलेबल, दैट इज अवेलेबल विद मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। हाउ, ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक ऑफ ए प्रोसेस। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, फ्लेक्सिबल है, उससे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, डिमोशन प्रमोशन पॉसिबल है, इट अलाउड डिफरेंट प्रोसेसेस टू मूव बिटवीन डिफरेंट क्यूज, ओके, इट प्रिवेंट स्टारवेशन, बिल्कुल ठीक है, बाय मूविंग प्रोसेस दैट वेस्ट टू लॉन्ग फॉर लोअर प्रायोरिटी क्यू टू दी हायर प्रायोरिटी क्यू। बहुत देर से वेट कर रहा है कोई प्रोसेस, सीपीयू का चांस नहीं मिल रहा है, तो उसे आप क्या कर सकते हैं,
उसे आप एज बढ़ा के, उसकी प्रायोरिटी बढ़ा के, एजिंग प्रोसेस को इंप्लीमेंट करके यू कैन प्रिवेंट द स्टारवेशन इन केस ऑफ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। और क्या डिसएडवांटेज क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जो इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, हेडेक आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टारवेशन के लिए ये इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो ये डिसएडवांटेज आप लिख सकते हैं कि इसमें एक मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एक ओवरहेड होगा किसको मेंटेन करने के लिए, स्टारवेशन को मेंटेन करने के लिए। यानी कि प्रोसेस स्टेटस वर्ड को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विच बहुत होंगे। एक लेवल से डाउन लेवल में आएगा, डाउन से अपर में जाएगा, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी बहुत होगी, उसका ओवरहेड भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आप इसमें इसके डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। डिफरेंस देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी लेवल क्यू एंड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, तो कैसे लिखेंगे डिफरेंस? सबसे पहला क्या है, द रेडी क्यू इज पार्टीशन, ठीक है, इनटू सेवरल स्मॉलर क्यूज एंड प्रोसेसेस आर असाइंड परमानेंटली इनटू दीज क्यूज एंड आर नॉट अलाउड टू मूव बिटवीन क्यूज। प्रोसेस होंगे, बहुत सारी क्यूज होंगी, उसमें प्रोसेस के अंदर क्यूज के अंदर, रेडी क्यूज के अंदर प्रोसेस आएंगे, लेकिन बिटवीन द क्यूज सॉरी माइग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन इसके अंदर क्या है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में क्या है, दी प्रोसेसेस आर नॉट परमानेंटली एलोकेटेड वन क्यू। यहां पे प्रोसेस आर परमानेंटली एलोकेटेड टू वन क्यू एंड आर अलाउड टू मूव बिटवीन क्यूज। यहां पे एक क्यू से दूसरे क्यू में नहीं जा सकता, इसमें अलाउड है एक क्यू से, यानी कि हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी से हायर प्रायोरिटी में जा सकता है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या है, इन दिस एल्गोरिथम क्यूज आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स। कौन कौन सा? फोरग्राउंड प्रोसेसेस, बैकग्राउंड प्रोसेसेस। लेकिन यहां पे क्या होता है, क्यूज आर क्लासिफाइड एज हायर प्रायोरिटी क्यू एंड लोअर प्रायोरिटी क्यू। यहां पे जो प्रोसेसेस हैं वो किस टाइप से डिवाइडेड हैं, जैसे कि सिस्टम प्रोसेसेस हैं, सॉरी कलर चेंज करता हूं, इट विल बी प्रॉपरली विजिबल टू यू, दैट इज कुछ सिस्टम प्रोसेसेस हैं, इसकी क्यू अलग बनाएंगे, कुछ फोरग्राउंड प्रोसेस हैं, इसकी क्यू अलग बनाएंगे, कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस है अलग बनाएंगे, कुछ स्टूडेंट प्रोसेस हैं अलग बनाएंगे, यानी कि डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्यू बनाएंगे। लेकिन यहां पे क्यूज आर क्लासिफाइड एज हायर प्रायोरिटी क्यू एंड लोअर प्रायोरिटी क्यूज। इफ प्रोसेस टेक्स लॉन्गर टाइम इन एग्जीक्यूशन इट इज मूव टू द लोअर प्रायोरिटी क्यू। Thus this algorithm leaves IO bound and interactive process in higher priority queue। यहां पे जो क्यू बनाएंगे प्रायोरिटी की, यानी कि हायर प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी के बेसिस पे बनाएंगे, और एक हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस मूव कर सकता है लोअर प्रायोरिटी पे, लोअर प्रायोरिटी का मूव कर सकता है हायर प्रायोरिटी पे, उसके बिहेवियर पे नहीं, उसकी प्रायोरिटी के बेसिस पे किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तीसरी बात क्या है, प्रायोरिटी फिक्स होती है, यानी कि हायर टू लोअर। इसमें प्रायोरिटी डायनेमिक होती है। डायनेमिक कैसे हो रही है, क्योंकि एक प्रोसेस जो अभी हायर प्रायोरिटी में था उसकी प्रायोरिटी को आपने लोअर प्रायोरिटी में शिफ्ट कर दिया, यानी कि उसकी डायनेमिकली आपने उसकी प्रायोरिटी चेंज कर दी। पढ़ लेते हैं, दी प्रायोरिटी इज फिक्स्ड इन दिस एल्गोरिथम, बिल्कुल ठीक है। When all processes in one queue get executed completely, then only process in other queue are executed। जब सार एक, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि जब ऊपर वाली जो हायर प्रायोरिटी वाली क्यू है, जब वो एम्प्टी होगी, जब दूसरी क्यू का चांस आएगा, जब वो एम्प्टी होगी तो फिर तीसरी क्यू का चांस आएगा, और जब तीसरी क्यू में कोई प्रोसेस है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, वो तभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर पाएगा जब ऊपर की दो जो क्यू होंगी वो एम्प्टी होंगी। और जैसे ही उन क्यू में कोई ऑपरेटर, कोई प्रोसेस आ जाएगा, तो जो उसके ऊपर सीपीयू काम कर रहा है उन प्रोसेस की हाई प्रायोरिटी होने की वजह से उसे प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा। तो यही बात है, द प्रायोरिटी इज फिक्स इन दिस एल्गोरिथम व्हेन ऑल प्रोसेसेस इन वन क्यू गेट एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली, देन ओनली प्रोसेस इन अदर क्यू आर एग्जीक्यूटेड, दस स्टारवेशन कैन अकर। तो इस वजह से क्या आ सकता है, लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस में स्टारवेशन आ सकता है। यहां पे स्टारवेशन बचा सकते हैं कि द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस इज डायनेमिक, वहां पे स्टैटिक था, फिक्स था, ये डायनेमिक है। एज प्रोसेस इज अलाउड टू मूव बिटवीन क्यू, ए प्रोसेस टेकिंग लॉन्गर टाइम इन लोअर प्रायोरिटी क्यू कैन बी शिफ्टेड टू दी हायर प्रायोरिटी क्यू एंड वाइस वर्सा। यानी कि लॉन्गर टाइम है तो हायर से लॉन्गर में उसमें ले जा सकते हैं, लोअर प्रायोरिटी में, लोअर प्रायोरिटी से हायर प्रायोरिटी, दस इट प्रिवेंट्स स्टारवेशन। तो यहां पे इस तरीके से आप प्रिवेंट को रोक सकते हैं, स्टारवेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। लास्ट जो डिफरेंस है, प्रोसेसेस डू नॉट मूव बिटवीन क्यूज, इट हैज लो शेड्यूलिंग ओवरहेड एंड इनफ्लेक्सिबल। जब प्रोसेस को मूव नहीं कर सकते, शेड्यूलिंग ओवरहेड तो ऑब्वियसली लो ही होगा। शेड्यूलिंग ओवरहेड जो है, एक बार प्रोसेस किसी क्यू में आ गया तो उसी क्यू में उसी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से एग्जीक्यूट होगा, तो लो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो गए।
एंड इज इनफ्लेक्सिबल। लेकिन कैसी है? इनफ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सिबल कब होती है? जब मूवमेंट पॉसिबल होता है। यहां पे क्या है? हाई शेड्यूलिंग ओवरहेड होंगे। बिल्कुल सही बात है। एक प्रोसेस जो उसके ऊपर अभी आपने उस क्यू में रखा जहां राउंड रोबिन इंप्लीमेंट होता है, अब आप उसे उसमें रखते हैं जिसमें कि एफसीएफएस इंप्लीमेंट होता है। तो हाई शेड्यूलिंग ओवरहेड है एंड इज फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मींस फ्लेक्सिबल टू मूव, फ्लेक्सिबल टू डिमोट, फ्लेक्सिबल टू प्रमोट, flexible to migrate from one queue to one ready queue to another queue. So this is the difference between multi-level queue scheduling and multi-level feedback scheduling. ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में इतना आप ध्यान रखिए, we have discussed about the multi-level queue scheduling, multi-level feedback queue scheduling, and then we have discussed the difference between these two type of scheduling algorithm. तो अब तक हमने जितनी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ी वो इस माइंड सेटअप से पढ़ी कि जितनी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो एक प्रोसेसर के ऊपर काम करती हैं, यानी कि सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम के ऊपर काम करती हैं। वो कौन सी एल्गोरिथम है जो मल्टी प्रोसेसर, वो कौन सी एल्गोरिथम है जो मल्टी प्रोसेसर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के ऊपर काम करती हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे और इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा बड़ा है, नहीं जल्दी से हो पाएगा, और फिर हमें कुछ क्वेश्चंस भी देखने हैं जिससे कि हम वो जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्यू के जो क्वेश्चन दिखाए थे उसको सॉल्व कर पाए। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग। ठीक है? थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।